नमस्कार, इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो फ्रांस में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है और करीब कड़ीबद्ध ये योजना बनाकर हमला किया गया। एक साथ कई जगहों पर आतंकवादी हमला किया गया जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार इसकी जो कवरेजेस है हम उस पर बने हुए हैं, वहां से जो अपडेट्स आ रहे हैं हम उस पर बने हुए हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में हम खास तौर से समझने की कोशिश करेंगे कि इस आतंकवादी हमले की टाइमिंग का दरअसल क्या इंपॉर्टेंस है। और फ्रांस में अगर बात करें तो बार बार फ्रांस ही क्यों आतंकवादी हमलों का शिकार हो रहा है। अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप में, क्योंकि अगर कुल मिलाकर देखें तो इस साल में, एक साल में करीब चौथा आतंकवादी हमला है। जनवरी में हमने देखा था फ्रांस में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था और एक पत्रिका पर हमला किया गया था, कई पत्रकारों को मार दिया गया था। और उसके बाद ये एक बड़ा हमला, अब तक जो तमाम जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो तमाम अपडेट्स आ रहे हैं, उससे साफ है कि इस आतंकवादी हमले के पीछे आईएसआईएस का हाथ है। और इस पूरे हमले को किस तरह से अंजाम दिया गया इसके बारे में अभी डिटेल्स चल रही हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कुल मिलाकर ये हमला कैसे कैसे कहां हुआ और इस हमले का उसके बाद दरअसल मायने क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट के बाद। ये वो तस्वीरें हैं जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले की कहानी कह रही हैं। फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये हमले पेरिस में कई जगहों पर हुए जिनसे पेरिस दहल उठा। हमले पेरिस के स्थानीय समय अनुसार रात के करीब 9 बजे हुए। ये सारे हमले ऐसी जगहों पर हुए जहां पर ज्यादा लोग जमा होते हैं, जिसमें रेस्तरां और बार जैसी जगह शामिल है। साल की शुरुआत से ही फ्रांस आतंकियों के निशाने पर रहा है। इस साल 7 जनवरी 2015 को पेरिस में एक व्यंग्य पत्रिका चार्ली एब्दो के दफ्तर में हुए आतंकी हमले में 4 मुख्य कार्टूनिस्ट और प्रधान संपादक समेत 20 लोगों की जान गई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने आपात स्थिति की घोषणा की है और देश की सीमाएं बंद करवा दी हैं। Many people have been injured, some seriously, some in shock after what they went through. So we wanted to be here, by the side of all those who saw horrible things, to tell them that we will fight back. We will deal with the perpetrators without mercy. रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ने इन नापाक हमलों की जिम्मेदारी ली है। 2 सप्ताह के भीतर पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन शुरू होने से पहले फ्रांस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था कड़ी किए जाने के बावजूद ये हमले किए गए। हमले के बाद लोगों में भी दहशत का माहौल है। हम लोग बार में थे, एकदम से तेज आवाजें आनी शुरू हो गईं। हमें लगा कि पटाखों की आवाज है। हमने पीछे देखा, 2 युवक थे जो 25 साल से कम के लग रहे थे। हम सब लोग जमीन पर लेट गए और वो लोग गोली चलाते रहे। वो बीच बीच में रुक भी रहे थे। पूरी दुनिया ने इन हमलों की निंदा की है। Once again we've seen an outrageous attempt to terrorize innocent civilians. This is an attack not just on Paris, it's an attack not just on the people of France, but this is an attack on all of humanity and the universal values that we share. We stand prepared and ready to provide whatever assistance that the government and the people of France need to respond. We're going to do whatever it takes to work with the French people. पीएम मोदी ने ट्वीट में पेरिस की घटना को बेहद कष्टदायक और निंदनीय बताया। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में हम फ्रांस के लोगों के साथ हैं। जनवरी में हुए चार्ली एब्दो के बाद भले ही कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ था, लेकिन व्यंग्य पत्रिका पर हुए हमले ने ये संकेत तो दे ही दिया था कि अब फ्रांस भी आतंक के जद में आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये रिपोर्ट थी और इन हमलों में अब तक जो आईएसआईएस ने इस हमलों की जिम्मेदारी ली है। और इस बीच ब्रिटेन के एक अखबार ने दावा किया, एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया है कि जो फ्रांस के पुलिस है, फ्रांस की पुलिस, उसने एक व्यक्ति को पकड़ा है, गिरफ्तार किया है और उस व्यक्ति ने स्वीकार किया है कि वो आईएसआई के साथ मिलकर के इन हमलों की साजिश में शामिल था। उम्मीद की जा रही है कि उससे जब बातचीत होगी और जब से तहकीकात होगी तो बहुत सारी चीजें निकल कर आ सकती हैं। लेकिन इस बीच अभी हम इन हमलों को समझने की कोशिश करेंगे, इनके निहितार्थ समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। परिचय करा दूं, हमारे साथ आलोक बंसल साहब हैं, रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं आलोक बंसल जी, और हमारे साथ दिलीप सिन्हा जी हैं, पूर्व सीनियर राजनयिक हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले आलोक जी,
7 साल पहले नवंबर का ही महीना था जबकि मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था 2008 में। और कुल मिलाकर अगर मोडस ऑपरेंडी देखें जिस तरह से ये हमला हुआ बिल्कुल एक जैसी है। कई जगह पर आतंकवादी आए, एक साथ हमला किया। सॉफ्ट टारगेट जो थे उनको बनाया गया जहां था कि जहां लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अटैक करना। मैं इस बीच पढ़ रहा था CIA के एक पूर्व डायरेक्टर हैं जो कि माइकल हेडन, उनका एक बयान आया। उन्होंने कहा कि 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ था तब हमें डर था कि इस तरह के हमले दुनिया में और भी होंगे और टेररिस्ट ग्रुप इस तरह को रिप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। वो डर सच साबित हुआ। इसका मतलब 2008 के मुंबई हमलों से दुनिया ने कोई सबक नहीं लिया। देखिए, पिछले कुछ समय पहले एक कुछ इंटेलिजेंस इनपुट्स आई थी कि IS कुछ समय से कई राष्ट्रों पे इस तरीके के हमले करने की कोशिश कर रहा है। और ये फ्रांस पे हमला हुआ, ये उनका एक पहला जो मेजर अटैक आप कह सकते हैं IS के द्वारा इस तरीके का आतंकवादी हमला इस बड़ी संख्या में पहला है। फ्रांस कई कारणों से एपिसेंटर रहा है क्योंकि फ्रांस ने एक एग्रेसिव इंक्लूसिव पॉलिसी जो है प्रोपेगेट की है। उन्होंने कहा हेड स्कार्फ नहीं पहन सकते और कई ऐसी चीज़ें की हैं जहाँ पे एग्रेसिव सेक्युलरिज्म जिसे कहते हैं धर्मनिरपेक्षता को काफ़ी जोर शोर से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। दूसरी बात यह है कि फ्रांस के अंदर जो अरब मूल के लोग हैं उनकी एक काफ़ी बड़ी प्रतिशत है। तीसरी जो चीज़ हमें समझनी चाहिए कि काफ़ी समय से इस्लामिक स्टेट और अल कायदा के बीच में एक द्वंद्व सा चल रहा है कि वैश्विक जिहाद को कौन लीड करेगा, कौन सर्वे सर्वा है, और दोनों एक दूसरे से टकराते। अल कायदा ने, जैसे आपको मालूम है, पहले कई बड़ी आतंकी घटनाओं को जैसे 9/11 वगैरह को अंजाम दिया। ये वैश्विक जो रंगमंच है उस पे IS का पहला ये आप कह सकते हैं IS का 9/11 एक तरीके से पेरिस में। और दोनों ही इस बात की हमेशा क्लेम करते रहे हैं कि जो इस वक्त जो ग्लोबल जिहादी आउटफिट्स हैं उसको लीड करने का जो हक है वो उनके पास है। IS के जो थियोक्रेटिक जो क्रेडेंशियल्स हैं वो अल कायदा से बेहतर हैं क्योंकि IS के जो सरगना है वो अपने आप को खलीफा कहते हैं और जो खलीफा का स्टेटस है वो अमीरुल मोमिनीन से बेहतर है। दूसरी समस्या आज अल कायदा के पास है कि अल कायदा के पास एक अमीर नहीं है क्योंकि कोई भी जिहाद करने के लिए एक नेतृत्व की आवश्यकता है। अभी तक अल कायदा मुल्ला उमर के नेतृत्व में जिहाद करना चाहती थी। मुल्ला उमर के मरने के बाद वो किसी को अमीरुल मोमिनीन घोषित नहीं कर पाए। तो ये एक ऐसा मौका है जब अल कायदा कमजोर है, IS अपना इन्फ्लुएंस फैला रही है। और आपने देखा इराक सीरिया में अभी भी अमेरिका, रूस, फ्रांस सबके हस्तक्षेप के बावजूद IS अभी भी काफी बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में रखने में काबिल सक्षम रही है। और जिस तरीके से फ्रांस सीरिया और इराक में इंटरफेरेंस कर रहा था, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जब उन्होंने हमला किया कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे तो वो बोल रहे थे ये सीरिया का बदला है। तो सीरिया से भी जोड़ा जा रहा है जहां IS का एक काफी लेकिन सिन्हा जी, सवाल है कि सीरिया की अगर बात करें, ISI के खिलाफ लड़ाई करें, आतंकवाद के, उसमें अमेरिका के साथ कई देश और भी शामिल हैं। कई देशों की सेनाएं हैं जो कि वहां लड़ रही हैं। फ्रांस भी उसका एक हिस्सा है। सवाल है कि फ्रांस यूरोप में सबसे ज्यादा आतंकवाद का शिकार क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, चौथा हमला इस साल में। क्या एक बड़ा कारण, जो कि अभी आलोक जी ने कहा कि वहां पर जो सेक्युलरिज्म है, बड़ा एग्रेसिव सेक्युलरिज्म, सिर्फ वो कारण है या दूसरे भी कारण आप देखते हैं? दूसरे भी कारण है। जैसे उन्होंने कहा, आलोक जी ने कहा कि वहाँ पे जो आबादी है जो मगरिब से आई है और उसके अलावा भी जो प्रवासी आबादी है वहाँ की वो बहुत अधिक है, 15% से ऊपर है। और फ्रांस एक अग्रेसिव नीति अपनाता है, न केवल कूटनिरपेक्षता में, सोशल इंटीग्रेशन के लिए, बल्कि विदेश नीति में भी। आपको याद होगा कि माली पे उसने आक्रमण किया था, उसमें अपनी फौज इस्तेमाल की थी, अल-कायदा के खिलाफ एक जंग छिड़ी थी। तो इसकी प्रतिक्रिया होती है। और अभी जो हो रहा है वो तो लगता है कि एक नई लहर सी दौड़ रही है क्योंकि सीरिया में जो सारे देशों ने मिलकर जो बमबारी शुरू की है, रूस ने खास करके, लेकिन इसमें हाथ अमेरिका का भी है, उसके कारण आप देख रहे हैं कि पिछले सप्ताह एक रूसी हवाई जहाज का अंदेशा है कि वो मार गिराया। उसके बाद लगभग 25 वर्ष बाद बेरूत में एक आक्रमण हुआ। ये बहुत दिनों बाद बेरूत में इस प्रकार का ब्लास्ट हुआ। तो ये IS एक बहुत ही अग्रेसिव पोजीशन ले रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने काम को आउटसोर्स भी कर रहा है और गुटों में, ताकि और गुट भी उसके एक अम्ब्रेला के अंदर, एक छतरी के अंदर आ सके।
ये भी बहुत बड़ा कारण है कि इस बीच हम सीधा टर्की चलते हैं और हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह इस वक्त वहां मौजूद हैं। G20 की रिपोर्टिंग करने गए हैं, वहां पे G20 की बैठक होनी है। अमृत, अगर टर्की की बात करें, जाहिर तौर से इन हमलों के बाद वहां की सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था तो बढ़ा दी गई होगी, लेकिन वहां पर जो कुछ चर्चा होनी है, जो डिस्कशन होना है, क्या आपको लगता है कि अब ये फ्रांस के हमलों के बाद कहीं ना कहीं जो है आतंकवाद एक बड़ा मसला हो जाएगा जिस पर अब सब G20 के देश जिस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे? बिल्कुल, पर मैं एक खबर दे दूं कि जो हमारे यहाँ सुनने में आ रहा है कि शायद फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रांसवा होलांद ने अपना G20 का दौरा कैंसिल कर दिया है। वो G20 में शिरकत करने नहीं आएंगे अशोक। हाँ, डिस्कशन टेररिज्म पर पहले ही होनी थी, एक डिनर टेबल मीटिंग थी टेररिज्म को लेकर, पर अब ऑब्वियसली ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि टेररिज्म, सारे मुल्क जो ये कहते हैं कि टेररिज्म एक थ्रेट है ग्लोबल सिक्योरिटी को, सीरिया करीब 500 किलोमीटर दूर है, जहां पर जिस वेन्यू में अंताल्या में ये मेडिटेरेनियन रिजॉर्ट सिटी है जहां पर ये G20 समिट हो रही है, पर प्रॉब्लम ये है कि उनकी उसको डील कैसे किया जाए उस पर राय नहीं मिलती है। रशिया का अलग नज़रिया है, अमेरिका नेटो का अलग नज़रिया है। माइग्रेंट क्राइसिस यूरोप को एक बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही है। टर्की अपने आप करीब कह रहे हैं कि 2 मिलियन रिफ्यूजीज हमारे यहाँ आ गए हैं। यूरोपियन यूनियन को समझ नहीं आ रही कि EU को अबाउट 1 मिलियन एप्लीकेशंस मिली हैं। अर्दोगान साहब ने कल कहा कि टर्किश प्रेसिडेंट ने कि 3 मिलियन रिफ्यूजीज और आ सकते हैं। तो सीरियन वॉर और वहाँ पर स्पेशली इस्लामिक स्टेट मिलिटेंट्स का जो रोल है उसको लेकर एक चिंता तो ज़रूर है, पर उससे डील कैसे किया जाए उस पर कोई आम सहमति नहीं है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आज के अटैक के बाद एक सेंस ऑफ जो अर्जेंसी आएगी, ये तमाम जो लीडर्स इकट्ठे होंगे G20 के, और इस मुद्दे को, ये मुद्दा ऑब्वियसली लूम लार्ज करेगा समिट पे। अशोक जी, अमृत आप बने रहिएगा, हम कोशिश करेंगे आपके पास फिर एक बार आए, क्योंकि आपने एक महत्वपूर्ण बात उठाई। मैं अपने दोनों मेहमानों से इस पर डिस्कस करना चाहूँगा। अंताल्या से हमारे संवाददाता अमृतपाल भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, एक बड़ी बात जैसे कहा कि भले ही आतंकवाद दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत बन गया है, सब देश इस बात को मान रहे हैं, लेकिन डील कैसे करना है यही तय नहीं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हम आज तक आतंकवाद की परिभाषा नहीं डिसाइड कर पाए, तो दुनिया लड़ेगी कैसे? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आतंकवाद की परिभाषा पूरी तरह से अभी सर्वमान्य नहीं हो सकी है, लेकिन अब एक एक्सेप्टेंस है कि कोई भी ऐसा हिंसक घटना जिसमें कि नॉन बेलिजरेंट्स मारे जाएं उसको आतंकवाद करार किया जाता है, जो भी कॉज हो। क्योंकि पहले इसको कारण के साथ, कार्य के साथ जोड़ा जाता था कि उनका क्या कॉज है, किसके लिए वो कर रहे हैं। अब ये कुछ हद तक कम हो गया। हालांकि अभी भी आज जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान वगैरह में कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो कई आतंकवादी घटनाओं को कंडोन करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि कैसे डील किया जाए, और इसमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ी समस्या है जी। अधिकांश राष्ट्र, जैसे हमारे देश में भी अधिकांश लोग इसे एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि ये प्रॉब्लम जो है, और इसको बॉम्ब और बुलेट से नहीं फायर किया जा सकता, इसको दिमाग के अंदर लाने की आवश्यकता है। इसके लिए एक डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम बनाने की जरूरत है, जो एक केयरफुली कैलिब्रेटेड प्रोग्राम होना चाहिए, और उसके लिए आपको थियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि यह समझना आवश्यक है कि यह क्या चीज है जो 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए एक युवक को अपने माँ बाप परिवार को छोड़कर इराक में जाकर लड़ने के लिए प्रेरित करता है, या अपने आप को उड़ा देने के लिए प्रेरित करता है। तो जब तक हम उसका जो अट्रैक्शन है, उसका जो आकर्षण है, उसको नहीं समझेंगे, हम उसको काउंटर नहीं कर सकते। और इसके बाद हमें इसके लिए केयरफुली कैलिब्रेटेड रणनीति बनानी पड़ेगी, जिससे कि हम अपने युवकों को, अपने लोगों को इससे दूर खींच सकें। और यह संभव है, लेकिन उसके लिए पहले हमें उसे समझना बहुत आवश्यक है। अधिकांश लोग जो इससे डील करने की बात करते हैं, वो बिना थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के ये बोलते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे। कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम सोचते हैं कि इसको आसानी से, तो जब तक हम उसका अट्रैक्शन, उसका आकर्षण दूर नहीं कर सकते, और उसको करने के लिए आपको थियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो समझ पहले पैदा करनी पड़ेगी, उस पर एक एकमत पूरी दुनिया को आना पड़ेगा। ये पूरा जो हमला हुआ दिलीप जी, इसमें एक बात ये भी है कि इतना बड़ा हमला जिस तरह से प्लान किया गया होगा, उसमें लंबा समय लगा होगा,
लोकल स्लीपर सेल्स की बात हो रही है। अभी आप कह रहे हैं कि बड़ी आबादी वहां पर करीब करीब 8 से 15% आबादी जो अरब देशों की है, बाकी इस्लामी, उसमें स्लीपर सेल उसमें कहीं ना कहीं एक्टिव हैं, क्योंकि ऐसा बगैर उसके मदद के, स्थानीय मदद के, इतना बड़ा हमला करना संभव ही नहीं होगा। नहीं, ये तो स्पष्ट है। फ्रांस से, पश्चिमी देशों से लोग अनुमान लगाते हैं कम से कम 1200 लोग करीब सीरिया जाके लड़ रहे हैं इस वक्त। फ्रांस में और पूरे यूरोप में आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी 11-12% के करीब है, करीब 35-40 लाख करीब लोग बेरोजगार हैं वहाँ पे। तो इस ऐसी स्थिति में आतंकवादियों के लिए नए रिक्रूट लेना बहुत आसान हो जाता है। जी। मालूम है कि जब बेरोजगारी होती है तो प्रवासी जो होते हैं सबसे पहले बेरोजगार होते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है इसका। और जैसा आलोच ने कहा कि जो विदेशी, जो पश्चिमी देश हैं, वो ये समझते हैं कि हवाई बमबारी से आतंकवाद पर काबू कर लेंगे। ये गलतफहमी है, क्योंकि हमने देखा है कि जिन देशों में जो तंत्र था, भले ही वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थे, लेकिन जैसे लिबिया था, इराक था या सीरिया था, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस से बहुत हद तक अतिवाद पर कंट्रोल था। अब वो जब सारी सरकारें जब हटा दी गई वहाँ से, तो ये सारे जो गुट हैं ये सारे फैल गए चारों तरफ। लिबिया खत्म होने के बाद नाइजीरिया पर, माली पर आतंकवाद का दौर चला। अब वो गरीब देश हैं इसलिए वहाँ पर उतना विश्व में शोर नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे हुआ था, लेकिन अब यूरोप में आ गया है ये। तो हमें ये देखना होगा कि इसे सामाजिक स्तर पर कैसे इसका सामना किया जा सके। यहीं पर एक बड़ी बात आती है कि दरअसल भारत इतने सालों से जो बात कहता रहा है वो दुनिया क्या अब समझ रही है, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि मुंबई में जब हुआ था तब भारत ने कहा था कि ये दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, और जिस तरह से हुआ, और आज हम ये देख रहे हैं कि मुंबई में जो कुछ हुआ वो कहीं ना कहीं उसको दोहराया गया है पेरिस में। तो साफ तौर पर है, अब सिर्फ भारत का, अगर दुनिया समझ रही है कि भारत में जो आतंकवाद है वो सिर्फ भारत का अपना मामला है, इंटरनल मामला है, तो ऐसा नहीं है। ये पूरा खतरा दुनिया के लिए खड़ा हो गया। इस पर मैं बात करूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर अमृत के पास चलता हूं। अंतालिया में मौजूद है हमारे संवाददाता G20 की रिपोर्टिंग करने के लिए। अमृत, अगर तुर्की की बात करें, तुर्की में भी लगातार आतंकवादी हमले इस तरह के होते रहे हैं। अब क्योंकि एक बड़ा समिट वहां पर हो रहा है, तो वहां पर किस तरह की चिंताएं हैं और किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो ऑब्वियसली यहाँ पर कड़ी है, क्योंकि तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वर्ल्ड के, यूएस प्रेसिडेंट, जर्मन चांसलर, रशियन प्रेसिडेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ब्राज़ील के सरबराह, तो और तमाम जो बड़े लीडर्स हैं G20 के और स्पेशल इनवाइटीज़ हैं, सऊदी किंग आए हुए हैं, वो पहले VIP हैं, लीडर हैं, इंटरनेशनल लीडर हैं जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, बाकी आज शाम को एक्सपेक्टेड हैं। पर तो उस लिहाज से इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक रिजॉर्ट सिटी लिया हुआ है जहाँ पर पूरा उसको सिर्फ G20 के लिए ब्लॉक किया हो। तो सिक्योरिटी पहले से ही काफ़ी दुरुस्त थी यहाँ पर, इसको और ऑब्वियसली इन्होंने इंक्रीज़ किया होगा। अगर उस पर आए कि यहाँ पर टेररिज्म का, तो तुर्की में जैसे आपने कहा कि टेररिज्म के अटैक्स होते रहे हैं। देखिए, अटैक्स यूरोप में भी होते रहे हैं। शार्ली हेब्डो हालांकि छोटे स्केल पर जनवरी में हुआ, उसके बाद सीरिया की वॉर चल ही रही है। और आप यकीन माने कि सीरिया सिर्फ एक यहाँ से छोटा सा सी पार करके सीरिया है, और हम देखते हैं कि तमाम लोग, इनफैक्ट कल 14 लोग बोट में से क्रॉस कर रहे थे, वो गिर के डूब के मर गए। पर प्रॉब्लम ये है, इंडिविजुअली डील करने वाला जो आप एलिमेंट उठा रहे थे, उससे बढ़कर ये है कि कंट्रीज़ के जो इंटरेस्ट हैं, रशिया सीरिया में लड़ाई बिल्कुल अलग तरीके से देखता है, और नेटो फोर्सेस लड़ाई बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। आपने कहा कि भारत ने कहा कि मुंबई टाइप का अटैक हुआ है, सब सहानुभूति जताते हैं, पर इंटरेस्ट जब कन्वर्ज करते हैं, अब ये फ्रांस में अटैक हुआ है, ऑब्वियसली वो लोग वेकअप करेंगे एक नई रियलिटी को, और जब ये इंटरेस्ट दुनिया के कन्वर्ज होंगे तभी कोई कंसर्टेड एफर्ट होगी। पर हाँ, हर कोई ये कह रहा है कि अब ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया है कि इसके लिए एक कंसर्टेड एफर्ट, जो कि मल्टी नेशनल एफर्ट हो, वो करनी ही पड़ेगी। अमृत, लेकिन ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह की बातें जो है, इस तरह के हमलों के बाद लगातार सुनाई देती हैं। जब 9/11 हुआ था तब भी इस तरह की बात हमने सुनी थी कि अब शायद दुनिया का नजरिया बदले, लेकिन 9/11 के बाद से इतना सब कुछ हो चुका। आज भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा दुनिया में अब तक इतने सालों के बाद भी, जबकि आतंकवादी संगठन आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, आतंकवादी संगठन एक दूसरे से कम
मिलजुल कर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुनिया इनके खिलाफ एकजुट नहीं हो, ये बड़ी चिंता की बात है। इसकी टाइमिंग आप आलोक जी देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस, क्योंकि एक तरफ G20 हो रहा है अंतालिया में, दूसरी तरफ पेरिस में बड़ा जलवायु परिवर्तन पर, एक बड़ा क्लाइमेट चेंज पर होने वाला है, तो क्या इसकी टाइमिंग भी कुछ सोच समझ के तय की होगी आतंकवादी देखिए, कोई भी आतंकवादी हमला, आतंकवादी ये चाहता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा माइलेज मिले और ऐसी पब्लिसिटी हो जो दुनिया के G20 से जस्ट पहले, G20 में तो उसका असर होगा ही होगा। आप देख रहे हैं उसका असर सीधा अंकारा में, टर्की में दिखने लगा है। इससे पहले आईएस एक हमला अंकारा में भी कर चुका है, तो टर्की तो वैसे ही सावधान होगा और अब क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस पे भी इसका असर पड़ेगा। तो ये एक ऐसा हमला है जिसका काफी देर तक और काफी दूर तक असर होगा। यहां 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि 26/11 के बाद लोगों ने, एक सबसे बड़ी बात है कि 26/11 के बाद जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और इनसे आतंकवादियों का मनोबल बढ़ता है। ज़कीउर रहमान लखवी बाहर घूम रहा है, हाफिज सईद घूम रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आज इसे मानता है कि ये लोग दोषी थे और ये लोग घूम रहे हैं, तो इससे अन्य आतंकवादियों को भी बल मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये एक विडंबना है कि सीरिया में फ्रांस सबसे आगे रहा है कि राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार बदल जाए और बशर अल असद का जाना ही एक इस तरीके के अस्थायी वातावरण को पैदा कर रहा है, जैसा कि इराक में सद्दाम हुसैन के जाने के बाद। और जैसा कि अमृत जी ने कहा कि रशिया और फ्रांस की अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस है, तो अब हो सकता है इस हमले के बाद जो फ्रांस का रवैया है, क्योंकि फ्रांस जो है जिन लोगों का समर्थन कर रहा है उनमें से कई लोग अल कायदा के एफिलिएट अल नुसरा के साथ जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है अब फ्रांस इस बात को रियलाइज करे कि हो सकता है, हम हर बार कहते हैं, मैं वही कह रहा हूं, एक बड़ा आतंकवादी हमला तो हम कहते हैं हो सकता है अब शायद दुनिया चेत जाए, अब समझ जाए। नहीं, अब इस चूंकि शू जब पिंच कर, देखिए 9/11 के बाद परिवर्तन आया, हम चाहे जो भी माने उतना परिवर्तन ना आया हो। 9/11 के बाद कम से कम विश्व समुदाय, जो पश्चिम देश थे, वो मानने लगे कि भाई हाँ आतंकवाद नाम की चीज है। उससे पहले तो कई लोगों ने फ्रीडम फाइटर कहते हैं। यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा, दिलीप जी ने एक बात कही वो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, इसमें मेरा थोड़ा भिन्न मत है। ये कई बार ये लोग कहते हैं कि जो आतंकवादी है उसके पीछे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं, पर मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि अधिकतर आतंकवादी जो हैं एक ऐसे स्ट्रेटा से आते हैं जो सोशियो इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड नहीं होता। अगर इंजीनियर्स जा रहे हैं, नौकरी छोड़कर लोग जा रहे हैं, भारत से जो पहला आतंकवादी इराक में मारा गया वो एक बहुत संपन्न परिवार से था, एक रियल स्टेट टाइकून का बेटा था, उसने एमटेक यूके से किया हुआ था और गल्फ में रहता था, जो पहला इराक में मारा गया। या अगर आप देखें जो 17 बच्चे जो हैदराबाद से गए थे, जो जिनको कैलकाटा से अप्रेंट, वो सारे इंजीनियरिंग और कॉलेज ग्रेजुएट। आरिफ मजीद खुद इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। तो अधिकांश लोग जो हैं ये एक थियोलॉजिकल अट्रैक्शन के कारण जाते हैं और यहीं पे मैं ये बोलता हूं कि हम बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम इसको दिखलाते हैं कि आर्थिक कारणों से जा रहे हैं। ये आर्थिक नहीं, ये जो आकर्षण है इसको समझना बहुत आवश्यक है और ये आकर्षण जो है वो साइबर वर्ल्ड के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू लोगों को हजारों किलोमीटर दूर से प्रभाव कर पा रहा है। तो उसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक उसको काउंटर करना बड़ा मुश्किल होगा। दिलीप जी, भारत हमेशा से इन हमलों पर, अभी भी कल अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की बात करूं जो उन्होंने वेम्बले स्टेडियम में दिया, आतंकवाद पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई अगर सूफीज्म जिस तरह से है इस्लाम में, अगर वो फैलता तो शायद इस तरह की चीज़ें जो है, आतंकवाद इतनी बड़ी ताकत जो है दुनिया के सामने बनकर नहीं आती। या फिर अगर हम डेविड कैमरन की बात करें, उन्होंने भी कहा कि आतंकवाद से हम मिलकर लड़ेंगे। क्या लगता है भारत इसमें लीड ले सकता है? कम से कम इस हमलों के बाद भारत हमेशा ऐसे हमलों के बाद दुनिया को ये बताता रहा है कि देखिए हम इस तरह से इसको बहुत सालों से झेल रहे हैं और हम जानते हैं कि ये कैसे कैसे चीज़ें दुनिया में फैल रही है, लेकिन भारत की आवाज़ बहुत से देशों ने अनसुनी करी। आपको लगता है कि ये सही मौका है, दुनिया समझे इस बात को? हाँ, इस बात को दुनिया को समझना चाहिए कि जिस प्रकार भारत में हम लोग सारे समुदायों को लेकर चलने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी क्या धार्मिक उनके जो विचार हैं उसको लेकर चलने की कोशिश करते हैं, वो आतंकवाद और अतिवाद को रोकने में बहुत सहायक होता है। और ये जो विश्व में एक धारणा है कि अगर अतिवाद से हमें फायदा हो रहा है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जो किया गया था अफगान जब युद्ध हुआ था 1980 के दशक में, तो उसमें ये सारी जो संस्थाएं थी, सीरिया में अभी भी कहा जा रहा है कि वहाँ कुछ मॉडरेट एलिमेंट्स हैं जिनका समर्थन किया जा सकता है, सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट का समर्थन नहीं करेंगे। तो इस बात को समझना होगा राष्ट्रों को।
और दूसरी बात है कि ये जो आतंकवादी संस्थाएं हैं जो हिंसा का सहारा ले रही हैं अपनी अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, उन्हें दिखाना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है उसमें सुधार बहुत ज़रूरी है, ताकि ऐसी शक्तियों को मिलाया जा सके, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया को या राष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करें, बल्कि हिंसा का। अंतर्राष्ट्रीय जब आप संस्थाओं की बात करते हैं तो आलोक जी, जाहिर तौर पर कुछ लोग ये भी अब शायद तार निकालें कि अगर ISIS इस तरह की हमला जो कर रहा है पेरिस में, और अगर मुंबई में कहीं ना कहीं समानता है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ किसी न किसी लेवल पर जो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन है या ISIS है, किसी न किसी लेवल पर उनके तार जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं जो है सूचनाओं का मॉडस ऑपरेंडी कैसे है, इन सब चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा होगा। तो ये एक चीज़ हो सकती है बड़ी। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। करीब 6 कंपोनेंट्स TTP के, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, ऑलरेडी दाइश या IS के प्रति अपनी लॉयल्टी व्यक्त कर चुके हैं। और आज खुरासान चैप्टर जो है इनका काफ़ी एक्टिव है अफगानिस्तान, पाकिस्तान में। आज दाइश की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ब्रांच है, तो उनके लिंक्स हैं। कई ऐसे लोगों के साथ भी लिंक हो सकते हैं जो पहले TTP के इंटीग्रल पार्ट थे, और उनमें कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो लश्कर तौयबा से पहले जुड़े रहे हो। क्योंकि आप ये आतंकवादी संगठनों में अगर आप देखें तो एक बड़ा डायनेमिज्म है। लोग जो हैं, क्योंकि जितनी कट्टरपंथी एक विचारधारा होगी, उतना ही उनको थोड़ा सा भी डेविएशन जो है, उनको थोड़ा भी उससे जो बिखराव है वो अलाउड नहीं करते। तो वो लोग आप देखेंगे कि ये जो कट्टरपंथी संगठन है आज TTP और अलकायदा के साथ हैं, तो कल वो लोग दाइश के साथ हैं। तो ऐसे कई गुट हो सकते हैं जो पहले भारत विरोधी तत्वों के साथ जुड़े रहे हों और अब मुंबई में शायद उनका कुछ हाथ रहा हो, और आज वो पेरिस के लिए कुछ अपनी इंटेलेक्चुअल इनपुट्स दे रहे हों, जिसका कि हमने असर साफ साफ देखा है। बिल्कुल, और इसीलिए मौका है। हालांकि फ्रांस ने इस बीच कहा है, बहुत संक्षेप में दिलीप सिन्हा जी, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ और ISIS के खिलाफ और इस तरह की ताकतों के खिलाफ अपने हमले को और तेज करेगा। क्या लगता है आपको, क्या रणनीति अब फ्रांस की होगी? नहीं, अगर वो उसी रणनीति पर चलते हैं कि हवाई बमबारी करें, तो उससे आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए थोड़ी समझ चाहिए उनसे। सीरिया में खास करके कोशिश होनी चाहिए कि जितने गुट हैं वो आपस में मिलकर बातचीत करें और वहाँ पर चुनाव हो सके, ताकि वहाँ पर सारे गुट मिलकर के एक सरकार की स्थापना करें, बनस्पत इसके कि विदेशी जाकर वहाँ पर कहें कि ये रहेगा या ये नहीं रहेगा। जाहिर तौर पर बहुत सारे कोर्स करेक्शन करने पड़ेंगे, आप जो कह रहे हैं। और सिर्फ हवाई हमलों से अगर आतंकवाद को ख़त्म करने का सोच रहे हैं दुनिया, तो शायद वो संभव नहीं होगा। लेकिन ये एक बड़ी चुनौती है पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया में जो देश आतंकवाद से लड़ने का सचमुच बात कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो सकता है, कैसे आतंकवादी के दिमाग के अंदर, कैसे आतंकवाद के दिमाग के अंदर घुसकर आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ें दरअसल दुनिया में क्यों बढ़ रही हैं। ये वक्त आ गया है। उम्मीद करेंगे जो फ्रांस में जो आतंकवादी हमला हुआ, पेरिस में जो आतंकवादी हमला हुआ, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, लेकिन उम्मीद करेंगे दुनिया कम से कम इस हमले से एक सीख लेगी जो भविष्य में इस तरह के हमलों को रोकने में मददगार साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी और दिलीप सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। लगातार देखते रहिए। नमस्कार।